और तभी उसने कमरे के पीछे से हया की चीखें सुनी। वो रुक गया। इस आवाज़ को वो अच्छे से पहचानता था। ये हया ही थी। उसका दिमाग गोल गोल घूमने लगा। वो दीवानावार चीख रही थी। उसे लगा वो उसको खो चुका है, वो नाकाम हो चुका है, वो उसे महफूज नहीं रख सका, वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। वहाँ मज़ीद लोग भी आ गए थे। दो ऑफिसर्स कमरे के दरवाजे की डर से अंदर धुआं पैदा करने वाले बम छोड़ने लगे। वो हर चीज़ से बेनियाज ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बूट से ठोकर मारने लगा। वो चीख रही थी। कमरे में यकीनन धुआं भर रहा होगा और वो चीखी जा रही थी। एक मुर्दाना आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जोरदार ठोकर के साथ दरवाज़ा खुला और वो लोग किसी बहते सैलाब की तरह अंदर दाखिल हुए। एन उसी वक्त उस आदमी ने उसकी बीवी को आतिशदान पे फेंका था। वो सबसे तकलीफदेह मंजर था। कमरे में बहुत सा धुआं फैला था। वो बर्फ़ की रात नहीं थी, वो आग की रात थी। वो कुर्सी पे बंधी जख्मी दहकाए गए बाजू के साथ आग के करीब ऊंधे मुंह गिरी हुई थी। उसके लिबास का दामन चल रहा था, मगर बाकी उसका लिबास ठीक था। एक ऑफिसर तेजी से उसके लिबास को बुझाने लगा। जिहान हया की तरफ नहीं गया। वो तेजी से उस पिस्सा का रूसी की जानी बढ़ा था जिससे उसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो उसकी बीवी को हाथ भी लगाए। सर दर्द, बुखार, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा एक जुनून था जो उस पर सवार हो गया था। उसने उस रूसी को गर्दन से पकड़ा और फिर उसे धकेलते हुए उसका सर दीवार से दे मारा। रूसी ने जवाब में उसके सीने पर जोर से लात मारी। वो लम्हा भर को संभल नहीं पाया और पीछे जाकर लगा। सर पे चोट लगी। पहले से वजूद दर्द जैसे फटने के करीब आ गया, मगर अगले ही पल वो दीवाना वार आगे बढ़ा और रूसी को फिर से गर्दन से दबोचा। उसी जुनून अमेज अंदाज में अब वो उसका सर बार बार दीवार से मार रहा था। लहूलुहान हुए रूसी ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। अगर उसका दोस्त ऑफिसर उसको ना पकड़ता तो शायद वो उसको जान से मार चुका होता। बामुश्किल उन लोगों ने उन दोनों को छुड़वाया। अपने होंठों से रिस्सा ऊन जैकेट की आसीन से साफ करते हुए वो खुद को ऑफिसर की गिरफ्त से छुड़ाता हुआ तेजी से हया की जाने बढ़ा। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। शायद उससे धुएं से भरे कमरे में भी उसे देखकर पहचान लिया हो। कोके ये मुश्किल था, मगर ये वक्त ये बातें सोचने का नहीं था। वो अभी सिर्फ और सिर्फ उसकी हैरियत चाहता था। वो जख्मी थी, उसका खून नहीं निकल रहा था, मगर उसको जलाया गया था, दागा गया था और उसके सर पे गरम माँ गिराया था। उसे जल्द से जल्द तिब्बी अमदाद चाहिए थी। अगर वो अब्दुल रहमान पाशा ना होता तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स कभी भी बाजियाब होने वाली लड़कियों की तादाद 34 से 33 लिखने पे और उसे खामोशी से अपने दोस्त को अपने साथ ले जाने की इजाज़त न देता। ट्रस्ट टीम ने उसके साथ ताउन किया था। अलबत्ता वो ये भी जानता था कि इस केस की मज़ीद तफ्तीश के लिए उसे बार बार बुलाया जाएगा। भले उसे सैकड़ों दफ़ा बुलवा लें, मगर हया को नहीं। वो उसे इन सब से दूर रखना चाहता था। वो उसके लिए यही कर सकता था। इस सब के बावजूद वो जानता था कि वो उस पे कोई एहसान नहीं कर रहा। ये सब उसकी अपनी वजह से हुआ था। उससे हाशिम को गिरफ्तार शुदगान में देखा था और जैसे किसी ने उसके ऊपर धुकते कोयले उंडेल दिए थे। हाशिम, जिसको उसने हया का ताक़ुब करने को कहा था, वो हाशिम उसकी बीवी को बेच आया था। ये सब उसका अपना कसूर था। उससे गलत आदमी पे भरोसा किया। उसने अपनी वजह से हया को इतना नुकसान उठाने पे मजबूर कर दिया। वही जिम्मेदार था इस सब का। अपने आप को मलामत करता वो हया को वहाँ से ले आया था। एक ही जगह थी जहाँ वो उसको ले जा सकता था। जहांगीर, मम्मी के पास भी नहीं। मम्मी या किसी भी रिश्तेदार को कुछ पता लगे, ये नहीं होना चाहिए था, चाहे वो मम्मी ही क्यों ना हो। अब एक ही जगह थी, भाइयों का था, आयशे गुल। वो उसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहता था। अगर वो उसे खुद अस्पताल ले जाएगा तो सुबह तक पूरा अदालत को खबर मिल जाएगी। अपने किसी आदमी पे उसे भरोसा ना था कि वो हया को किसी दूसरे के साथ अस्पताल भेज दे। कभी भी नहीं। वो इतना हर्ट था, इतना परेशान था कि वो आखिरी जगह जहाँ से बात बाहर नहीं निकलेगी उसे अदालत में अपना घर ही लगी थी। हया के जख्म ऐसे नहीं थे कि उसे फौरी तिब्बी अमदाद की ज़रूरत पड़ती। वो खुद भी उसकी पट्टी कर सकता था, मगर सारा मसला उसके बालों का था। अगर वो ख़राब हो गए तो वो सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकेगा। अभी जल्द अज जल्द उसे उसके बालों पर से वो वैक्स उतारना था और इस सिलसिले में आयशे उसके लिए कुछ कर सकती थी। आयशे को यकीनन इन कामों का तजुर्बा ना होगा। वो कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं थी। वो तो छोटी सी लड़की थी, मगर वो एक बात जानता था,
वो उस लड़की पे भरोसा कर सकता था। आगे आयशे कैसे हया के बाल ठीक कर सकती थी, ये आयशे का मसला था। खौफ और अचानक पड़ी अफताहत इंसान का असल पोटेंशियल उसके सामने लाती है, और वो इस तरह के शदीद हालात में ऐसे काम कर जाता है जो आम जिंदगी में उसे लगता है कि उससे कभी नहीं हो पाएंगे। इस वक्त भी उसे आयशे से उसी पोटेंशियल की उम्मीद थी। वो अब्दुल रहमान के लिए कुछ ना कुछ कर लेगी। आयशा और बहारें उस रोज़ अकेली थीं। आने कुछ रिश्तेदारों से मिलने शहर से बाहर गई थीं। वो पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ था और उस बेहोश जख्मी लड़की को उससे भलाई मंजिल पे बने अपने पुरताइश से बेडरूम के बेड पे लेटा दिया। तब भी वो बेहोश थी। वो नहीं जानती थी कि उससे कौन इधर तक लाया है। इस बर्फ और आग की रात में वो तेज़ी से सीने फलांगता नीचे आया और आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। धड़ धड़ धड़। उसने दरवाज़ा पीट डाला था। क्या हुआ, कौन? आयशा सर पर स्कार्फ लिपेटती नींद से घबरा कर उठी और बाहर निकली तो उसे सामने देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम तुम इंडिया से कब आए? और तब उसे याद आया कि अदालार वालों के लिए वो इंडिया में ही था। आज ही आया था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऊपर आओ। जीन्स, स्वेटर, बिखरे बाल, रफुलियाँ, ऐनक आए। ये वो अब्दुल रहमान तो नहीं था जिससे वो जानती थी, मगर जैसे कि उससे कहा कि वो दोनों बहनें उठकर ऊपर उसके साथ आईं। सारा मामला उनको समझाकर जिहान ने जब मदद के लिए कहा तो आयशा तसबसब से बेड पर पड़ी हया को देखने लगी। तुम इसे अस्पताल ले जाओ, यही ठीक रहेगा। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। नहीं, कल सुबह हम डॉक्टर घर पे बुला लेंगे। अभी मुझे सिर्फ इसके बाल बचाने हैं। तुम किसी तरह ये वैक्स उतार दो। तुम्हें क्यों लगता है मैं ये कर सकूंगी? तुम खुद ही तो कहते हो आयशा कुल कभी कुछ नहीं कर सकती। उससे मलाल से कहते हुए बेहोश पड़ी लड़की के चेहरे को देखा। वो अक्सर ये बात कह दिया करता था ताकि आयशा सब कुछ करना सीख जाए। प्लीज़ आयशे, कुछ करो। मुझे किसी पे एतबार नहीं है, और अगर तुम कुछ ना कर सकती होती तो मैं फेवर लेने तुम्हारे पास क्यों आता। वो उसके सामने खड़ा बहुत टूटे हुए लहजे और सुते हुए चेहरे के साथ कह रहा था। ओके, हम कोशिश करते हैं। उसके अंदाज में कुछ था कि आयशा स्वेटर की आस्तीनें पीछे चढ़ाती उठी और गुनूता लड़की के सराहने यहाँ बैठी। बाहर अलबत्ता सोफे पे बैठी हथेलियों पे चेहरा गिराए गहरी सोच में गुम थी। कुछ भी करो, मगर मुझे इसके बाल वापस चाहिए। वो सोफे पे बैठते हुए फिर से मिन्नत जैसे कर रहा था। उसके चेहरे पे सामानों का कर्ब और तकलीफ रकम थी। इसके बाल बहुत खूबसूरत हैं, मुझे वो वापस चाहिए। क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है? बहारी ने बहुत सोच कर सवाल किया। आयशा ने तादीबी नज़रों से उसे घूरा, मगर वो जिहान की तरफ मुतवज्जा थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से सरस्वत में हिलाया। बहुत ज़्यादा। और अगर उसके बाल खराब हो गए तो वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी? बहुत हो गया बहारी कुल। आयशा ने सख्ती से टोका तो बहारी ने मुंह बसोर कर सर झटका। वो मुझे तब भी अच्छी लगेगी। कुछ देर बाद वो मजबूत लहजे में बोला तो बहारी ने नाक सुकेड़ कर चेहरा फेर लिया। उसे जैसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। आयशा अब उसके बालों को छू कर देख रही थी। वैक्स वैक्स खींच कर उतारी जाए तो बालों को नुकसान देगी, लेकिन उसने ज़हन पे जोर डालना चाहा। अगर हम इसको पिघला कर उतारें तो ये उतर जाएगी, मगर स्कैल्प को जो नुकसान पहुंचा होगा वो। तुम स्कैल्प के जख्मों की फिक्र मत करो, सिर्फ ये वैक्स उतारो। हाँ, बाज़ दफ़ा हाथ पे भी गरम गरम वैक्स गिर जाती है। इतना नुकसान नहीं होता, जो भी जख्म है वो भर जाएंगे, मगर इसको कैसे पिघलाएं? वो बेबसी से बोली। आखिर कौन सी चीज़ है जो वैक्स खोल सकती है? आयशा जमे हुए वैक्स को हाथ से छू कर देखती सोच में पड़ गई। गर्म पानी। वो बोला, मगर आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। हम इसका चेहरा बचाए बिना बाल गर्म पानी में नहीं डाल सकते। वैक्स उसकी मांग पे गिरी है। हमें बहुत उबलता हुआ गर्म पानी चाहिए होगा, मगर उसके चेहरे को जला देगा। सिर्फ बालों पे कुछ लगाना है। फिर वो एकदम चौंकी। शैम्पू, हाँ शैम्पू है जो वैक्स को खोल सकता है। शैम्पू बालों पे लगी चीज़ों को खोल सकता है। मगर वो जोश से कहती कहती रुकी। जी हाँ, नबारे मुंतज़िर से उसे देख रहे थे। मगर मसला ये है कि अमूमन तमाम शैम्पूज में वैक्स पहले से मौजूद होती है। हमें कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना है जिसके अज्जा में वैक्स ना शामिल हो। ऐसा कौन सा शैम्पू है जिसमें वैक्स नहीं होती? सनसिल्क। वो एकदम सर उठाकर बोला। सनसिल्क में वैक्स नहीं होती। तुम्हें कैसे पता? बाहर ने हैरानी से उसे देखा। जब मैं जेल में था तो वहाँ एक दफ़ा बाथरूम में सनसिल्क की बोतल किस्मत से मुझे दी गई थी। मैंने उसके सारे अज्जा तरतीबी हिफ्स कर लिए थे। मुझे याद है उनमें वैक्स नहीं थी। तुम जेल में भी रह चुके हो?
आयशा को जहाँ शौक लगा वहीं बहारे मारे एक्साइटमेंट की उठ कर बैठ गई। वाकई तुम जेल में भी रह चुके हो? वो बेहद मुतासिर हो चुकी थी। हाँ, बस एक दफ़ा गलती से, बस एक रात के लिए। जाओ तुम सनसिल्क लेकर आओ। मैं स्टडी में हूँ, मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। दुखते सर के साथ वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था, सो उठकर स्टडी में जा बैठा और सिगरेट जला ली। वो आग और बर्फ़ की रात थी। ये ख्याल ही कि हया को नुकसान पहुंचा है उसके सारे जिस्म को बर्फ़ की तरह ठंडा और मुर्दा कर देता था। और फिर वो आग याद आ जाती जो उस लड़की ने सही थी। सब उसका कसूर था। उस आग और बर्फ़ की रात पे वही कसूरवार था। उसका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ था। अंदर आयशा ने पूरी मुस्तैदी से काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने टिशू रोल लिया और बहुत से टिशू अच्छे से हया के सर पर उस जगह लिपेटा जहाँ वैक्स गिरी थी। फिर ऊपर से उससे हेयर ड्रायर जला दिया। तेज़ गर्म हवा टिशू से गुजरकर बालों को छूने लगी। आयशा उसी तरह हया के सराहने कारपेट पे घुटनों के बल बैठी, हेयर ड्रायर पकड़े उसके बालों के करीब आगे पीछे कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता टिशू तले जमी वैक्स पिघल कर टिशू में जज्ब होने लगी। जैसे ही टिशू का वो ढेर गीला हो गया, पहाड़ी ने जल्दी से उसे हया के बालों से उतारा और टोकरी में फेंका। तब तक आयशा नया रोल खोलकर हया के बालों पे लपेटने लगी थी। यूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद वो टिशू बदलती थी। बहुत सारा वैक्स यूं ही उतर गया, यहाँ तक कि अब वैक्स की आखिरी तह बालों पे जमी रह गई, जिससे बाल नजर आ रहे थे पतली मगर सबसे मुश्किल तह। उसके लिए उससे शैम्पू इस्तेमाल किया, तौलियों को उसकी गर्दन पे आगे पीछे फैलाकर कि वो अब्दुल रहमान का पेट था और उस पर एक दाग भी वो बर्दाश्त नहीं करता था। उस स्प्रे से हया के बालों को गीला करके नरमी से उन पे शैम्पू का मिसाज शुरू किया। अम्मी! दरमियान में एक दफ़ा उसकी आंख भी खुल गई। शायद पानी उसकी आंखों पे गिरा था। उससे फ़ौरन बहारे को आहिस्ता से कहा, तुल रहमान से कह हो कि वो जाग गई है। आयशा के हाथ अभी झाग से भरे हया के बालों पे थे। बहारे सर हिलाकर तेज़ी से बाहर भागी। वो उसी तरह स्टडी में बैठा खिड़की से बाहर तारीख रात को देखता सिगरेट फूंक रहा था। बहारे भाग कर उसके पास आई। वो उठ गई है, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अब क्या करें? उसकी पुकार पे वो चौंका। फिर चंद लम्हे खामोशी से उसका चेहरा देखा, फिर फ़ौरन उठकर बाहर रख गया। उसका रूह एटिक की तरफ था। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक स्लीप स्प्रे था। इसको उसके तकिए पे स्प्रे कर दो, वो फिर से सो जाएगी। उसने स्प्रे बहारी को दे दिया। वो स्प्रे पकड़े सर हिलाकर वापस अंदर भाग गई। उसकी हिदायत के मुताबिक आयशा ने स्लीप स्प्रे हया के तकिए पे कर दिया। वो जो हल्की हल्की जागने लगी थी फिर से गुनूती में चली गई। सुबह फजर से कबल उसके बाल थोड़े बहुत ज़या के बाद वापस अपनी हालत पे आ चुके थे। दूसरी तरफ वो भी वापस अपनी हालत पे आ चुका था। अलबत्ता उससे एक और काम किया था कि जो तस्वीर उसके पास हया की थी उससे स्टडी के कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके स्टडी की दीवारों पे आवेजा पेंटिंग्स के फ्रेम्स में असल पेंटिंग और शीशे के दरमियान लगा दी थी, ताकि यूँ लगे कि वो तस्वीर ही फ्रेम की गई हैं। जब वो इधर रहेगी और किसी दिन वो उस कमरे में आकर ये देखेगी तो जान लेगी कि वो बुरा आदमी नहीं था। वो उसके बहुत से लम्हों में उसके साथ था और उसका ख्याल रखा करता था। सुबह तुम डॉक्टर को ले आना, बाकी सारे काम वो कर देगी। मगर एक बात। सुबह जब वो दोनों कमरे से निकली तो अपने मखसूस हुलिये में सूट में मलबूस बाल चल से पीछे किए ऐनक लगाए ब्रीफकेस उठाए वापस जाने के लिए तैयार खड़ा था। क्या? तुम उसको नहीं बताओगी कि मैं यहाँ आया था। बाहर। अगर तुमने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ओके, मैं क्या कह रही हूँ? वो नुरूठेपन से शाने उचका कर बोली। जब बहारे मंजर से हट गई तो उससे आयशा को मुखातिब किया। तुमने मुझे बहुत बड़ा फेवर दिया है, तुम इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं इनकार नहीं करूँगा। वो संजीदगी से बोला था। आयशा खुले दिल से मुस्कुरा दी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में दोबारा कभी अगर तुम्हें किसी बड़े फेवर की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे ज़रूर मांगो। बिल्कुल, मैं दोबारा भी मांगूंगा। वो क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर ज़रूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। एक और बात। कदरे रुक कर उससे कुछ बताना शुरू किया, जिसको सुनकर आयशा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें किसी दूसरे नाम से जानती है। फिर तुमने आने से क्यों कहा कि तुम इससे शादी करना चाहते हो? वो सच बोलने वाली लड़की एकदम शश्शर रह गई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो किसी अमीर आदमी के लिए अपने शोहर को छोड़ सकती है या नहीं। ये इतना बड़ा मसला नहीं था। वो अब आयशा के सवालात से जान छुड़वाना चाह रहा था। अपनों को हर वक्त आजमाते नहीं है अब्दुल रहमान। जो भी है, तुम बहारे को ये सब मत बताना। मैं नहीं चाहता कि हया किसी और के मुंह से मेरे बारे में ये सब सुने।
ऐसी सूरत में वो कभी मेरा एतबार नहीं करेगी। मैं उसे खुद सब बताऊंगा, मगर कुछ वक्त बाद। तुम बहुत झूठ बोलते हो। आयशा ने दुख से उसे देखा और जवाबन उसके तासुरात फिर से सपाट हो गए। पूरी रात जिस शख्स को आयशा ने देखा था वो चला गया था और पुराना अब्दुल रहमान वापस आ गया था, जो उस थप्पड़ की बाबत अभी तक उससे खफा था। बस एक ही लम्हे में वो सारी रात के लिए बना बिखरा बिखरा सा अब्दुल रहमान गायब हो गया था। कोशिश करना वो कुछ दिन तुम्हारे पास ठहर जाए। मैं जा रहा हूँ, फ़ोन करता रहूँगा। संजीदगी से कहकर वो पलट गया था। आयशे मलाल से उसे जाते देखती रही। अब उसे वही करना था जो वो कह रहा था। क्योंकि उसे वापस अंडरग्राउंड हो जाना था, इससे अगले ही रोज़ उससे आयशे को कॉल करके बताया कि वो वापस इंडिया जा रहा है। हस्बे मामूल वो मान गई। अब वो ये नहीं चाहता था कि जितने दिन हया उस घर में रहे उम्मतुल्लाह हबीब वापस आए। उनके होते हुए कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी जो अब्दुल रहमान की असलियत जान जाएगी। वो अच्छी खासी सही लड़की थी। वो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता था। अगर किसी दूसरे के मुंह से वो सुनेगी तो वो उसका एतबार खो देगा। इसलिए बेहतर था कि जब तक वो अपना पजल बॉक्स न खोले तब तक वो अब्दुल रहमान की हकीकत से बेखबर रहे। इससे उससे आने के ज़िम्मे कुछ काम ऐसे लगा दिए जो उनको चंद दिन मज़ीद मसरूफ़ रखेंगे। बस ये चंद दिन ही तो रहेगी हया आयशे के घर, फिर भले आने वापस आ जाए, खैर थी। तीसरे रोज़ उसने आयशे को इंडियन नंबर से कॉल की। वो हया से बात करना चाहता था, वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। उसके दिल को उस दिन से अब तक करार नसीब नहीं हुआ था, मगर वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। अगर वो इसी में खुश थी तो ठीक है, उससे कहलवा दिया कि वो अदालार नहीं आएगा, वो आराम से उधर रहे। अगर यही हया के सुकून का बायस था तो वह ऐसे ही करेगा। मगर उन दिनों बार बार उस रात के मनाजिर उसकी आंखों के सामने आते और उसको तकलीफ देते थे। हया के बाजों पे धागा खून और साथ में आखिरी सुलाह के दो हुर्फ री, जो जल्द ही सुलाह हटा लेने के बायस चीख से दागे ना जा सके थे और आबले से बन गए थे। वो मंजर बहुत अजियत रसा था। अगर वो दो लफ्ज़ चीख से दाग दिए जाते तो वो कितना अरसा उसे अजियत देते कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। हाँ ठीक है, सर्जरी से वो मिट जाते, मगर जब तक ना मिटते तब तक वो उसे अजियत देते ना। काश वो ज़रा पहले पहुंच गया होता, काश वो उसको चलने की तकलीफ से बचा लेता। काश। मम्मी अलबत्ता ज़रा परेशान थी कि आया कहने के बावजूद क्यों नहीं आई। उस सुबह जब वो घर पहुंचा तो मम्मी नहीं थी। उन्होंने रात को उसे जाते नहीं देखा था, सो उनको मालूम नहीं था कि वो रात कहाँ रहा था। दोपहर में दोनों की मुलाकात हुई तो मम्मी ने बताया कि वो हया के हॉस्टल गई थी और एक स्टूडेंट ने बताया कि शायद उसे अपनी मेज़बान फैमिली की तरफ रुकना था। उसके दोनों नंबर्स बंद आ रहे थे। यही बात मम्मी को परेशान कर रही थी। उससे मम्मी को कुछ नहीं बताया, उसको राज रखने आते थे। बस उसे तसल्ली दी कि फ़ोन ख़राब होगा, वो फ़िक्र ना करे। अलबत्ता आयशे को उससे फ़ोन पे ताकीद की कि वो हया से कहे कि वो अपने घर फ़ोन कर ले। अगले रोज़ उससे वाकई फ़ोन कर लिया। अब सरकारी तौर पर जिहान सिकंदर के यहाँ उसका नंबर आ गया था, मगर वो उसको वहाँ फ़ोन करे ये मुनासिब नहीं था। उसे होटल ग्रैंड में एक बंदे से कहलवा कर हया के लिए नया मोबाइल और सिम भी दिलवा दी थी और जाहिर है ये नंबर भी उसके पास था। लेकिन अगर जिहान उससे फ़ोन करे तो उसको नंबर कहाँ से मिला? जैसे सवाल की कोई लॉजिकल वजाहत ना बनती थी। अब्दुल रहमान से बात वो करना नहीं चाहती थी। जिहान उसे कॉल कर नहीं सकता था। फिर वो कैसे उसकी आवाज़ सुने, कैसे उससे बात करे? मेजर अहमद, हाँ मेजर अहमद भी तो थे। वो उससे कॉल कर सकता था क्योंकि मेजर अहमद अमूमन हर बात जानता होता था। शायद तब वो उसकी आवाज़ सुन सके। और ये कोशिश कामयाब रही। कितने दिनों बाद उससे हया की आवाज़ सुनी थी। वो हस्बे मामूल मेजर अहमद से बेजार थी, मगर ये तय था कि वो उससे इतबार करती थी। तभी वो उससे पूछ रही थी कि ब्लैकमेलर्स को कैसे काबू किया जाता है। उसे कौन ब्लैकमेल कर रहा था? उसका ध्यान हाशिम की तरफ गया। खैर, अगर वो अब्दुल रहमान पाशा था तो वो हाशिम को कई साल तक जेल से बाहर आने नहीं देगा। फिर उसे अंधेरे में तीर चलाकर उसे बताया कि वो पुराना बॉक्स खोल चुकी है। तब वो हंसिया। उसका लॉकर अभी तक खाली था। जब उससे वीडियो रखी ही नहीं तो कैसा इंकशाफ। वो दिल मिलाकर फ़ोन रखना चाहती थी, मगर उसको मज़ीद सुनना चाहता था। यहाँ तक कि वो सो गई, मगर वो उसकी खामोशी सुनता रहा। इस वक्त वो अपने रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठा रिसेप्शनिस्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। वो अपने काम निपटा रहा था और दूसरी जानिब उसे हया के सांस लेने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
अभी आधा घंटा गुजरा था कि उसे लगा कि उसके इतने गीले हो रहे हैं। तकलीफ की हल्की सी लहर उठी और सर का वही दर्द हर चीज़ पे जाने लगा। उससे हाथ से नाक को छूकर देखा, खून। पहली दफ़ा सर दर्द से उसकी नक सिर उठी थी। बाथरूम में जाकर बेसिन के सामने नाक और सर को धोते हुए भी उससे फ़ोन का स्पीकर ऑन रखा। वो सो रही थी और वो बेसिन पे निढाल सा झुका गहरे गहरे सांस ले रहा था। 3 घंटे और 20 मिनट के बाद कॉल खुद बहुत कट गई। चूँकि वो इंटरनेट से कनेक्ट करके कॉल कर रहा था, इससे वो घंटे बाद कटने की बजाय काफ़ी देर से कटी। मोबाइल बंद करते हुए बिलाहिर उसने फैसला कर लिया कि उसे अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गलत था। अगली सुबह हया ने उसे नंबर दिया। उसे नंबर मिलते ही उसे फ़ोन किया। करने की बात कोई नहीं थी, बस वो उससे बात करते रहना चाहता था। अगले रोज़ वो सिर्फ उससे मिलने अदा ला रहा। उससे आयशे से कह दिया था कि वो जब बोट पे आए तो बहारे को साथ ना लाए। आयशे सहाय नहीं करेगी, मगर बहारे छोटी बच्ची ही तो थी, सो आयशे ऐसा ही किया। खुली फिजा में कुर्सियों पर बैठे नाश्ता करते उससे चंद एक बार खरीदने की कोशिश की, मगर हया ने नहीं बताया कि आयशे बहारे से उसकी दोस्ती कैसे हुई और ना ही ये कि उसके जख्म कैसे आए। वो अभी उस पर एतबार नहीं करती थी। अलबत्ता वो दोबारा से उसके फ़ोन के बारे में पूछने लगी थी, क्योंकि उसने उसे दो एक बार हिंट दिया था कि वो स्पेशल गिफ्ट था और स्पेशल से मुराद स्पेशल सर्विसेज ही थी, मगर वो अभी तक पूछ नहीं पाई थी। उससे यूं ही वो नहीं बताएगा। वो पहले खुद पूछेगी, तभी वो उसे ढूंढ पाएगी। अलबत्ता तब वो ज़रा सा संभला जब वो हया ने कहा कि उसका चेहरा अपने बॉस के जिक्र पे चमकने लगता है। ये उसके इख्तियार में नहीं था। अपना मुल्क, अपनी जॉब सब बहुत याद आता था, मगर क्या उसकी सेहत उसे मज़ीद नौकरी करने की इजाज़त देगी? यहीं वो लज जाता था। वहीं उसके साथ बैठे उसको मम्मी और आयशे दोनों के टेक्स्ट मौसूल हुए थे। सिर्फ मम्मी का मैसेज उससे हया को बताया और आयशे का पैगाम पढ़िए वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। तुमने ठीक कहा था, इतने सारे लोगों से वक्त में इतने सारे झूठ बोलते तुम्हें बिल्कुल अफसोस नहीं होता। अब तो मुझे यकीन हो चला है कि तुम कभी इंडिया गए ही नहीं थे, तुम इस्तांबुल में ही थे। ये लड़की भी ना। उससे मुस्कुराकर सर झटकते शुक्रिया लिखकर जवाबी पैगाम भेज दिया। उस रोज़ साहिल समंदर पर चलते हुए गैर इरादी तौर पर उसके लबों से रोहेल का जिक्र निकल आया था। रोहेल से 3 साढ़े 3 बरस कबल उस वक्त मिला था जब वो एक छोटे से काम के सिलसिले में वहाँ एक तालीमी इदारे में गया था। तब एक तालिब इल्म ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और एक गोली उसको भी लग गई थी। चूँकि वो इल्लीगल काम के सिलसिले में वहाँ था, सो वो जल्द अज जल्द मौके से फरार हो गया। खराब होते जख्म के बायस उसको किसी काबिल एतमाद शख्स के पास बना लेनी थी, और चूँकि अमेरिका आने से कबल वो वहाँ मौजूद हर रिश्तेदार का पता खोज कर लाया था, इससे वो रोहेल के पास चला गया था। ये बात उससे रोहेल को सही राज में रखने को कही थी, और जवाब में ये बात वो राज रखेगा कि वो लड़की रोहेल के साथ रह रही है। इस डील के बारे में वो हया को तो नहीं बता सकता था, सो बात टाल गया। और वो पूछती रहे अपने भाई से, उसे क्या। साहिल पे हया ने सीप चुनने की बात की थी। इस बात ने उसे इत्मीनान दिलाया कि अब वो काम कर सकता है जो वो करना चाहता था। वो आयशे बहारी के साथ सीप चुनने की आदी हो गई थी। आयशे अक्सर सीप मोती से भरे निकले थे, जबकि बहारी की अक्सर खाली। जब जिहान ने आयशे की सालगिरह पे पिछले बरस एक कीमती अंगूठी पातोरे तोहफे दी, तो 2 माह बाद जब अब्दुल रहमान पाशा के पासपोर्ट के मुताबिक उसकी सालगिरह आई, तो आयशे ने उसे अपने एक सीप से इकट्ठे निकले 3 मोती दिए थे। वो मोती एक नन्ही सी कुदरती खराश लिए हुए थे, यानी कि उनको पहचानना आसान था। उससे आयशे को गो के उस लड़ाई के बाद बता दिया था कि वो जल्दी या बदेर उनको छोड़ देगा, मगर अब जब तक वो यहाँ है उसको खुद को उन 2 मासूम लड़कियों से दूर रखना चाहिए। इस तरह की जज्बाती वाबस्तियाँ मुस्तकबिल में उन दोनों का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ सकती थीं। छोटा जख्म बड़े जख्म से बहरहाल बेहतर होता है। उससे सोचा वो आयशे को छोटा जख्म दे दे, ताकि मुस्तकबिल में कभी उससे कोई उम्मीद ना रखे। वो 3 मोती आज वो अपने साथ लाया था। अलबत्ता उसने किसी और तरह से उनको हया को देने का सोचा था, मगर जब वो सीप खोलने के लिए चुरा लेने दूर बैठे उन टूरिस्ट के पास गई, तो जिहान ने रुख मोड़कर अपनी जराब के साथ बंधा चाकू निकाला, अपनी सीप को आधा काटा और 3 मोती अंदर कुछ इस तरह से डाले कि जब वो हया के साथ सीप काटेगा तो वो ये समझेगी कि मोती अंदर कुदरती तौर पर मौजूद थे। अगर वो ये काम आयशे के साथ करता तो वो भांप लेती। उसको सीपू का तजुर्बा था, मगर हया नहीं जान सकती थी
उसको ये मालूम नहीं था कि वो मौके का इंतज़ार करने वाले में से नहीं था, वो मौका खुद पैदा करने पे यकीन रखता था। हया उसके निकलते 3 मोती देखकर बहुत हैरान हुई थी और मुतासिर भी। वो खामोश मुस्कुराहट के साथ अपने लिए खामोश सताइश वसूलता गया। अगर कोई उससे मुतासिर हो रहा था तो उसका क्या जाता था भला। ये चंद रोज़ बाद की बात है। एक रोज़ एक बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा। उसे अचानक से कुछ बहुत अहम पेपर्स की ज़रूरत पड़ गई जो दलार में उसके कमरे में रखे थे। उससे आयशे को सुबह फ़ोन करके पूछा, मगर वो मदद करने से कासिर थी। तुम्हारा ब्रीफकेस तुम्हारी अलमारी में होगा और वो लॉक होती है। चाबी भिजवा दो, मैं निकाल सकती हूँ। उसका अंदाज सपाट था। तुम रहने दो, मैं खुद कुछ कर लूँगा। आयशे की लहजे की हफ़ी वो समझता था। वो यकीनन हया के पास उन 3 मोतियों को देखकर बहुत हर्ट हुई होगी, मगर उन दोनों के लिए यही बेहतर था। जो भी था, वो समझदार लड़की थी। उससे खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसका इशारा समझ गई थी। वैसे भी दिलों का सुकून मोहब्बत पा लेने में नहीं, अल्लाह के ज़िक्र में होता है। और वो जानता था कि आयशे को दिल का सुकून हमेशा नसीब रहेगा। उसी शाम आयशा और बहारी को एक जानने वालों के घर फोतिये में जाना पड़ गया। सो शाम में जब वो अदा ला आया तो वो दोनों घर नहीं थी। जिहान घर के ऊपरी दरवाजे को खोलकर एक अलग थलग बने सीने से ऊपर अपने कमरे में आ गया। कमरे की एक चाबी आयशे के पास और दूसरी उसके पास होती थी। अंदर आकर उससे कमरा लॉक कर दिया। फिर वो अपने काम में लग गया। अलमारी से अपना ब्रीफकेस निकाल कर बेड पे रखा और उससे खोलकर मतलूबा फाइल सेकने लगा। वो जानता था हया नीचे ही थी, मगर वो भला ऊपर क्यों आएगी। इतना बड़ा घर उसके लिए काफ़ी था। उसे पता ही नहीं लगेगा कि वो इस वक्त ऊपर ही मौजूद है। यही सोचकर उसने नोटपैड उठाया और फाइल में से कुछ नाम देखकर उस पर लिखने लगा। पहले ही लफ्ज़ पर पेन की रोशनाई खत्म हो गई। क्या मुसीबत है। उससे पेन को जरा जोर से झटका तो ब्रीफकेस और फाइल्स पे स्याही के मोटे मोटे कतरे गिर गए। उसे तासुब से सर झटकते हुए लिखना शुरू किया। वो उन लोगों में से था जो कलम से लिखकर लाहे अमल तरतीब देने पर यकीन रखते थे। लिखे बगैर उसे अपनी सोची गई बात भी बाज़ समझ नहीं आती थी। अभी फहरिस्त दरमियान में थी कि स्याही फिर से सूखने लगी। उसे दोबारा कलम झटका। मोटी मोटी बूंदें फिर से ब्रीफकेस पे गिरी। इससे कबल के अब्दुलरहमान पाशा की निफासत पसंदी के कत्ल पे अफसोस करता कमरे के दरवाजे के लॉक में चाबी घुमाए जाने की आवाज़ आई। लम्हे भर को तो वो वाकई सकते में रह गया। आयशे बहारे वापस आ गई या वो हया थी। वो जो भी थी, एक एक करके चाबियां लगा रही थी। वो आयशे नहीं हो सकती थी। आयशे को पता था कि दरवाज़ा कौन सी चाबी से खुलता है। अल्लाह अल्लाह। दूसरी चाबी तक उससे आनन फानन ब्रीफकेस बंद किया और अलमारी में डाला। तीसरी चाबी तक वो बाथरूम में जाकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो चुका था। चौथी चाबी पे दरवाज़ा खुल गया। वो हया ही थी और वो अंदर कमरे का जायजा ले रही थी। उसे बाथरूम के दरवाजे की दर्ज से देखा। वो अब अलमारियाँ खोल रही थी। जल्दी में वो ना ब्रीफकेस बंद कर सका था, ना ही आखिरी अलमारी। सो हयात से बिल आखिर आखिरी अलमारी खुल गई थी और अब वो उसका ब्रीफकेस निकाल कर बेड पे लाई। चंद लम्हे कब्ल वो बैठा था जहाँ असूलन उस जगह को गर्म होना चाहिए था, बल्कि चादर पे शिकने भी पड़ी थी, मगर वो ब्रीफकेस की जानिब इतनी मतवज्जा थी सो महसूस न कर सकी। अहमक लड़की। अंदर तो उसके डॉक्यूमेंट से बर्गर किंग की फाइल्स भी थी। वो ऐसे पकड़े नहीं जाना चाहता था। अगर वो ऐसे पकड़ा गया तो वो कभी उसका यकीन नहीं करेगी। और ओ नहीं, उसका पेजर भी अंदर था। वो उसका पेजर ही ना खोल ले। उसे शदीद गुस्सा आया, खुद पे भी और हया पे भी, मगर वो जानता था कि उसे कैसे वहाँ से निकालना है। उससे अपने मोबाइल से पेजर को बीप दी। नतीजतन पेजर बजने लगा। हंसते वक़्त हया ने घबरा कर ब्रीफकेस बंद किया और अलमारी में डाला। वो वाकई घबरा गई थी। तो चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर न थी। दरवाज़ा दोबारा अंदर से लॉक करते हुए उसे दूसरे नंबर से उसे घर पे फ़ोन किया। 5 घंटे हुए हया ने भाग कर फ़ोन उठाया। अगर आइंदा आपने मेरे कमरे की तलाशी ली तो अपने पैरों पे घर नहीं जाएंगी। बहुत गुस्से से उसको खरी खरी सुनाते हुए वो यही सोच रहा था कि अब उस लड़की को उसके घर से चले जाना चाहिए। हया वहाँ रहकर सेहतियाब हो, वो ये चाहता था, मगर वो उसकी जासूसी करे ये वो हरगिज़ नहीं चाहता था। फिर रात में यही बात उससे आयशे से कही कि अब हया को वहाँ से चले जाना चाहिए। अभी उसकी स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म नहीं हुई। 2-4 दिन तो वो ऊपर भी ठहर सकती है, इससे ज़्यादा वो नहीं रहेगी और मैं अपनी मेहमान को उससे जाने के लिए नहीं कहूँगी। मगर ये 2-4 दिन भी जिहान के लिए किसी सज़ा से कम नहीं थे। वो जानता था हया सिर्फ अदालार में 2 वजूहात की बिना पे रुकी हुई है।
एक ये कि इस्तांबुल में वो जख्मों वाला चेहरा लेकर नहीं जाना चाहती, और दूसरा तजस्सुस। वो उस शख्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी, जो काफ़ी अर्सा उसे डिस्टर्ब करता रहा था। हाँ ठीक है, उससे हया को बहुत तंग किया था, मगर अब तो वो बेचारा पास आ चुका था। मगर हया बाज नहीं आई थी। 2 रोज़ कब्ल की डांट भुलाकर उस दिन हया ने उसे खुद कॉल की। उसे बहारी के लिए उस ज्वेलरी शॉप का पता चाहिए था। जवाबन उसे पता देने की बजाय वाउचर्स भिजवा दिए। कौन सा उसका अपना पैसा था? सब उन्हें लड़कियों आने और पाशा बे का ही तो था। सो उससे वही किया जो ठीक था। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक रोज़ बयूक अदा फ़ोन करने पे उसे हया का हेलो सुनाई दिया। उसे जल्दी से बिना कुछ बोले पहले वॉइस कनेक्टर ऑन किया और फिर बात करने लगा। मगर जो बात हया ने आगे से कही वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। बिलाखिर वो जान ही गई थी कि अब्दुल रहमान पाशा का एक दूसरा भाई भी था। वो पाशा बे का नाम नहीं ले रही थी, मगर नाम भी वो जानती ही होगी यकीनन। साथ में वो अखबार में उसके मुतालिक आर्टिकल लिखने की बात भी कर रही थी। इससे आगे जिहान की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। यही डर था उसे, वो 2 ज़िंदगियाँ मैनेज नहीं कर पाएगा, और अब वही हो रहा था। इससे ज़्यादा हया बेवकूफ़ा में रहे उसे गवारा नहीं था। 2 रोज़ बाद यूँ भी उसे अपने अब्दुल रहमान पाशा के कवर को एक्टिवेट करना, यानी बेवकूफ़ा वापस जाकर वहाँ कुछ दिन रहना था। सो अब उन दोनों को वहाँ नहीं इकट्ठा होना चाहिए। हयान को उसने परसों का कहा, मगर खुद अगली ही सुबह वो बेवकूफ़ा आ गया। आते वक्त उसने हया को मैसेज कर दिया था। उसका इरादा एक मुकामी दोस्त से मिलने का था, आरवी, वो मुकाम जहाँ 2 जासूस मिलते हैं। उसकी अपनी तय करता थी, और वो ईसा की पहाड़ी थी। वहाँ उसे अपने साथी को चंद चीज़ें पहुँचानी थी। उसके बाद वो दोपहर में हया से मिलेगा और उसे वापस चलने पे राज़ी करेगा। वैसे भी सुलेमान मामू ने 2 दिन बाद इस्तांबुल आना था। अच्छा बहाना था। अब वो वापस आ जाएगी और वो आराम से भी कदा में काम कर सकेगा। वैसे भी हालात जैसे जा रहे थे, यूँ लगता था तुर्की में उसका क़याम जल्द ख़त्म होने वाला है। ऐसे में उसे अपनी फ़िक्र नहीं थी, अम्मी, अब्बा और हया की फ़िक्र थी। वो तीनों उसकी फैमिली थे। मम्मी को इन 3 बरसों में वो इस्तांबुल छोड़ने पर राज़ी नहीं कर सका था। पाकिस्तान वो जा नहीं सकते थे। उससे बहुत कोशिश की कि वो जर्मनी अब्बा को लेकर चली जाए, मगर पहले वो नहीं मानती थी। अलबत्ता अब उसके यहाँ काम करने के बाद किसी भी तरह से खतरे वाली बात थी कि उसके माँ बाप यहाँ हैं। बिलाखिर मम्मी राज़ी हो गई थी कि वो अब्बा के साथ जर्मनी चली जाएंगी, मगर जब तक जिहान इधर है वो यहीं रहेंगी। वो 15 जून तक इधर ही था। 15 जून को एक अहम कंसाइनमेंट के लिए उसे अनकरा जाना था, और काम कुछ इस किस्म का लीक आउट था कि उसके बाद पहला शक उसी पे जाएगा। इसलिए उसे कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाना था। उससे यहाँ इतने दुश्मन बना लिए थे कि उसके रूपोश हो जाने के बाद कहीं कोई उसके करीबी अजीज़ों को नुकसान न पहुँचाए। इसलिए बेहतर था कि जाने से कबल वो अपने घर वालों को महफूज में काम पर मुंतकिल कर दे। मम्मी, अब्बा और आया उसकी पहली तरजीह थे। पाशा बे की फैमिली दूसरे नंबर पे थी। सबको वो यहाँ से भेज देगा, मगर हया का सेमेस्टर 5 जुलाई को ख़त्म होना था। उसे वो 15 जून से पहले पहले कैसे भेजेगा? अपने ऑफिस में बैठे हुए काम शुरू करने से कबल वो इस उलझन में गिरफ्तार था। मसाइल का हल वो अमूमन निकाल ही लिया करता था, मगर यहाँ वो कदरे मुहम्मसे में था। सिगरेट सुलगाते हुए उसे साथ में कॉफ़ी भी मंगवाई थी, और जब तक दीमत कॉफ़ी लेकर नहीं आई वो यही सोचता रहा कि आया को यहाँ से कैसे भेजे। एक हल था बिलवासा, यानी जिहान उसे कहे कि वो वापस चली जाए, और दूसरा था बिलावास्ता, यानी मेजर अहमद या अब्दुल रहमान पाशा में से कोई कहे। मगर वो किसी की क्यों मानेगी? जब उसकी सेक्रेटरी देमत फरदौस कॉफ़ी लेकर आई तो कुछ सोचकर उससे ये बात देमत से पूछ ली। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए? दीमत एक ईमानदार और मुत्सद सी वर्कर थी। वो उसको अपने बॉस की हैसियत से पसंद करती थी, मगर कभी कभी बातों के दौरान वो पाशा भी का जिक्र कर दिया करती। आपके छोटे भाई भी बहुत अच्छे थे, ये फिक्रा वो अक्सर दीमत से सुना करता था। तईब हबीब शनाख्ती कार्ड के एतबार से उससे 2 साल छोटा दिखने में कई साल बड़ा, और दर हकीकत हम उम्र ही था। दीमत पाशा बे की तबीयत की बेतकल्फ़ी पसंद थी। क्यों ना वो खुद चाहे अब्दुल रहमान हो या जिहान हो, उसकी तबीयत और मिजाज एक सही रहते थे। वो अब्दुल रहमान पाशा के रूप में भी उतना ही संजीदा मिजाज, खामोश तभी और कदरे तल्ख था जितना वो फितरी तौर पे था। दीमत उसको पसंद करती थी, मगर चूंकि पाशा बे के बरक्स जिहान ने होटल ग्रैंड को
गैरकानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसी दीमत इस किस्म के लोगों की होटल आमद पे ज़रा उलझी-उलझी रहती थी। खैर, उसकी सारी दुखती रखें वो जानता था। उसे मालूम था कब किसको कहाँ से दबाना है। दीमत के पास उस मसले का सादा हल था, जो मालूम नहीं उसके ज़हन में क्यों नहीं आया। वो कह रही थी कि उस लड़की जिसे तुर्की से भेजना है, ये वाहिद कशिश अगर यहाँ उसका शौहर है, तो उसे शौहर से बदगुमान कर दिया जाए। उसका शौहर किसी से भी अपने किसी मुश्तबा अमल का ज़िक्र कर सकता है और उस लड़की को सेटअप करके वो गुफ्तगू बज़ाहिर इत्तफ़ाक़िया तौर पर सुनवाई जाए, तो वो फ़ौरन अपने शौहर से दूर जाने की कोशिश करेगी। दीमक शायद सारी बात किसी और नुक्ता नज़र से कर रही थी, मगर उसका ज़हन एक ही बात पे अटक कर रह गया था, मासूम सा इत्तेफ़ाक, दुरुस्त टाइमिंग। हाँ, वो हया को जानता था। वो एकदम से रद्द-ए-अमल देने वाली, एकदम से बड़े फ़ैसले ले लेने वाली लड़की थी। जिस चीज़ से वो बचता रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, अगर वो चीज़ हो भी जाए और वो असूद जान जाए कि जिहान ही अब्दुल रहमान है, तो वाक़ई दो पे बेशक उसका एतबार खो देगा। लेकिन बाद में जब वो सारी हकीकत जान लेगी, तो बदगुमानी दूर हो जाएगी। 15 जून से चंद दिन कबल ही उसके इम्तिहान ख़त्म होने थे। अगर वो ये सब उसके इम्तिहान ख़त्म होने के फ़ौरन बाद प्लान करे, तो वो अपना आखिरी महीना किसी दूसरे मुल्क गुजारना पसंद करेगी, ना कि तुर्की में एक दो चेहरों वाले इंसान के साथ। वो फ़ौरन उससे दूर जाने का सोचेगी। वो हमेशा यही करती थी। जब वो एक दफ़ा इस्तिक़लाल स्ट्रीट में रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे, वो डिनर जो जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ने की मौसरत के तौर पे था, तब भी गुस्से में वो फ़ौरन उसके पास से चली गई थी। वो गुस्से में हमेशा यही करती थी, वो अब भी यही करेगी। भले वो बुरा बन जाए, मगर उससे अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ अपनी ज़ात से ज़्यादा अज़ीज़ था। वो तुर्की में उसे अकेली छोड़कर कभी नहीं जा सकता था। जाने से कबल उसको ये मसला निपटाना था। दीमत को अपने अंदाज में मुतनबा कर देने के बाद वो कुछ देर सोचता रहा कि सेटअप किसके साथ तरतीब दिया जाना चाहिए। वो कौन होगा जिसको उसके साथ देखकर वो उससे दूर जाने का सोचेगी। तैयब हबीब पाशा, वो बहुत मुतजस्सिस थी ना अब्दुल रहमान के गुमशुदा भाई के बारे में। तो चलो, इस तरह वो उसका तजस्सुस दूर कर देगा। पाशा बे से उससे मिलना ही था, बाकियों की तरह उसके लिए भी वो इंडिया में था। और चूंकि पाशा भी उससे नाराज़ भी बहुत था, इसलिए पहले जिहान को अपने और उसके ताल्लुकात दुरुस्त करने थे। वो उससे बहुत खफा सही, मगर वो उसको ना नहीं कर सकता था। लालची इंसान कभी अपने अब्दुल रहमान पाशा जैसे भाई को ना नहीं करता। तईब हबीब पाशा के लिए इस्तांबुल में दो ही जगहें महफूज थीं जहाँ वो अब्दुल रहमान से मिल सकता था, एक बर्गर किंग और दूसरा होटल ग्रैंड। वो जानता था कि तईब हबीब इस्तांबुल में ही है, और चूंकि वो खुद बेवकूफ़ आ चुका था, इसलिए उससे मुनासिब अंदाज से उसे पैगाम लिखा आया कि वो तईब होटल ग्रैंड आएगा या वो खुद बर्गर किंग आ जाए। उसे मालूम था कि तईब हबीब इनकार नहीं करेगा, और उसे इनकार नहीं किया। उसे अब्दुल रहमान की ज़रूरत थी। उसे बर्गर किंग पे चंद रोज़ बाद मिलने की हामी भर ली। उसका कहना था कि वो भी इस्तांबुल से बाहर है, वापस आते ही उससे मिलेगा। अब नामालूम ये सच था या नहीं, बहरहाल उसे अब तईब हबीब का इंतज़ार करना था। कॉफ़ी पीकर उससे एक मीटिंग बुला ली थी। अभी उससे फारिग हुआ ही था कि आया का फ़ोन आने लगा। पता नहीं ये कैसा रिश्ता था जिसका वो उससे जिक्र नहीं करता था, मगर उसका फ़ोन काट भी ना सका। मीटिंग उस वक्त बरहास हो रही थी। सब उठ रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में शोर सा मचा था। जब उससे हया की कॉल मौसूल की, हया को उसने सच ही बताया कि वो दोस्त से मिलने आया था। उजलत में बात ख़त्म करते हुए उससे फ़ोन कान से हटाया और बोर्ड मेम्बरान से इख्तितामी अल्फाज आवाज़ से बुलंद कहते हुए उठ खड़ा हो गया। अपनी चीज़ें उठाते हुए उसे एहसास हुआ कि फ़ोन अभी तक ऑन था। उससे जल्दी से कॉल काटी। वो तुर्क में बात कर रहा था। हया ने कुछ भी नहीं सुना होगा, यकीनन, सो उसे परेशानी नहीं थी। वापस अपने ऑफिस आकर बैठते हुए उसे ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब उसके मोबाइल पे ट्रेसर अलर्ट बजने लगा। वो चौंक सा गया। उसका ट्रेसर उसी इलाके के करीब था। क्या हया आसपास थी, और वो क्यों इधर आ रही थी? अभी दोस्त से मुलाकात में काफ़ी वक्त था, और होटल का काम वो बाद में देख लेगा। पहले उससे अपनी बीवी को हैंडल करना था। लिबास बदलकर जीन्स वाला रफूलिया बनाकर सर पे पीक कैप लिए वो अपने ऑफिस की प्राइवेट लिफ्ट से नीचे आया और आखिरी फ्लोर पे पीछे की तरफ से बाहर निकल आया। करीब से उससे मक्की ली और उसे फूल की मार्केट का चक्कर लगाने को कहा। जब उसे बिलाहिर वो फूलों के स्टॉल पे नजर आ गई, तो वो बग्घी से उतरा और वापस होटल की ओपी पार्किंग एरिया तक आया। एक काम करना वो भूल गया था, और भले वो देखती रहे, ये काम उसे करना था।
उसने अपने गार्ड को अपने वॉलेट में लगी हया की एक तस्वीर दिखाई। ये लड़की कभी तुम्हें अपने आसपास नजर आई है? नहीं सर। गार्ड ने नफी में सर हिलाया। ठीक है, अगर ये कभी होटल में दाखिल होने के लिए इस तरफ आए तो इसको अंदर मत जाने देना और मुझे फ़ौरन इत्तला कर दो। तमाम तमाम। ओके ओके। गार्ड ने फौरन ताबेदारी से सर हिलाया। जिहान ने वॉलेट जेब में वापस डाला और पलट आया। अभी उसे अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना था जो उसकी जासूसी कर रही थी, फिर उसे अच्छा खासा शर्मिंदा करके, ताकि वो दोबारा उसका ताक़ुब करने की कोशिश न करे। वो ईसा की पहाड़ी की तरफ जाते रास्ते पे चल दिया, मगर चूंकि वो पहले उसको कह चुका था कि वो 2-3 साल बाद इधर आया है, इसलिए इस बात को निभाने के लिए वो कभी कभी जाहिर कर देता कि उसे रास्ता याद नहीं। तो अक्का के इन मुताबिक वो उसकी तरफ से मुतमिन थी। वहाँ ईसा की पहाड़ी के सबसे सार पे बैठे उससे नोट किया था कि हया ने उन 3 मोतियों को पहन रखा था, और ये गर्दन वाली चेन तो पहाड़ी की थी। वो उसे पहचानता था। अलबत्ता एक फ़र्क उससे महसूस किया था। वो अमूमन गर्दन के गिर्द दुपट्टा लिया करती थी, अलबत्ता आज उससे अपनी शॉल शानों के गिर्द अच्छे से लपेट रखी थी। या तो आयशी की कंपनी का असर था, या फिर वो उसे हलीमा उस्मान के पास से गई होगी। जो भी था, उससे ये नामहसूसी तब्दीली अच्छी लगी थी। अगर ये ना होती, तब भी वो उसे उसकी तमाम खूबियों और खामियों समेत कबूल कर चुका था। जब उधर बैठे हया ने उससे कभी जलने का जख्म महसूस करने का पूछा, तो लम्हे भर में जेल में बीते वो तारीख दिन और अंधेरी रातें उसके जहन में उमड़ आईं, मगर वो बात टाल गया। उसे अपने जख्म दिखाकर हमदर्दी हासिल करने का शौक हरगिज़ नहीं था। वो उससे बातें करते हुए दूर अलाव के पास बैठे लड़कों के ग्रुप को देख रहा था। उसी में से एक लड़का उसका दोस्त था। अभी मुलाकात में वक्त था, मगर वो वहीं से उसे पहचान गया था। उस लड़के की उम्र कम थी, शायद 25 वर्ष। उसके लिए तो वो एक जूनियर एजेंट ही था। जूनियर मगर बहादुर और ज़हीन। उसको पाकिस्तान जाना था और जिहान से कुछ चीज़ें लेकर जाना था। 2-1 काम वो पहले भी साथ कर चुके थे। वो अपने सीनियर एजेंट की वो लड़का उमर बहुत इज्जत करता था। उसको उमर का असल नाम मालूम ना था, वरना वो कभी अपने मुल्क की बातें करते थे। इजाज़त ही नहीं थी, मगर वहाँ बैठे हया से उसकी रिपोर्ट का पूछते हुए भी वो उमर की मौजूदगी से ही बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। अपने मुल्क की तो हवा भी अपनी लगती है, ये तो फिर हम पेशा हम वतन था। मैं अब्दुल रहमान पाशा के गुमशुदा भाई पे रिपोर्ट लिख रही हूँ। किसी और ध्यान में उससे हया की बात सुनी, और अगले ही लम्हे वो सीधा हो बैठा। वो क्या कह रही थी? जब फ़ोन पे हया ने कहा था कि वो कुछ लिख रही है, तो वो उसे यूं ही खाली हवाली सी धौंस समझा था, मगर अब वो जो कह रही थी उससे लम्हे भर को जिहान का सांस ही रोक दिया। बात रिपोर्ट की नहीं थी। उसकी रिपोर्ट ना कभी लिखी जानी थी, ना किसी ने शाया करनी थी। बात ये थी कि उसको ये सारी बातें कौन बता रहा था। अगर आयशा ने बताया है, तो फिर ये बात खतरे की अलामत थी कि अब्दुल रहमान के घर से बातें बाहर निकल रही थी। पाशा भी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा था। साथ ही इख्तलाफात एक तरफ, वो उनका एजेंट था और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना उनका फ़र्ज़। अब उसके घर से उसकी बीवी की तरफ से कोई ऐसी बात बाहर निकले जो पाशा बी को नुकसान पहुंचाए, ये उसको मुस्तरब कर देने के लिए काफ़ी था। हया और आयशे फिर ये बातें और लोगों से भी कहती होंगी। एक सिर्फ जिहान से तो जिक्र नहीं किया होगा ना। ये बातें अदालार में नहीं फैलनी चाहिए। दुनिया वैसे तो छोटी ही थी, मगर ब्यू का अदा तो बहुत छोटा था। बहुत मुश्किल से उसने बात का रुख फेरा। चूँकि वो हया से ऐसी बात की तवक्का नहीं कर रहा था, इसलिए वो खुद भी ज़रा सा परेशान हो गया था। वो उसके साथ पहाड़ी के नीचे तक आया था। फिर वो सामान लेने वापस चली गई, तो वो वापस ऊपर आया, उमर से मिला, अमानत पहुंचाई और वापस बंदरगाह पे आ गया। कल वो ब्यू का अदा आएगा, फिर आयशे से निपटेगा, मगर आजकल उसे वो वीडियो लॉकर में रख देनी चाहिए। हो सकता है वो पजल बॉक्स खोल चुकी हो, और अब जब वो इस्तांबुल जा ही रही थी, तो वो जल्द या बदेर लॉकर ढूंढ ही लेगी। अगले रोज़ वो ब्यू का आ गया। वो होटल में था जब आयशे ने उसे मैसेज किया कि हया कल चली गई थी, सो वो घर आ सकता है। आयशे जानती थी कि वो उसी के साथ गई है, मगर उसे इत्तला देने का मकसद उसे घर बुलाना था। आने भी गुज़िश्ता रात आ गई थी। वो ज़्यादा देर तक उनको अदालार से दूर नहीं रख सकता था, सो अच्छा हुआ कि हया उनके आने से कबल जा चुकी थी। आयशे को उसने घर में दाखिल होते ही सलाम भी नहीं किया, ना ही उसके मुखातिब करने में ठीक से बात की। आयशे को मोतियों वाली बात मालूम हो चुकी थी, और उससे यही क्यास किया कि अब्दुल रहमान उससे उसी थप्पड़ पे अभी तक खफा था। तभी सवाए उस रात के उससे आयशे से ठीक से बात नहीं की थी।
वो फिर से मौसरत करने आई थी, मगर जिहान के हया को पाशा बे के मुतल्लिक बताने पे झिड़कने पे वो खफा होकर वापस चली गई। वो स्टडी से मतलूबा अशिया लेकर पलटने ही लगा था कि उसकी नज़र मेज़ पे रखे पजल बॉक्स पे पड़ी। वो एकदम ठहर गया, फिर बॉक्स उठाकर देखा। चली हुई इतराफ, उभरी हुई सतूर, 6 चकोठे उलट पुलट कर देखने से वो जान गया था कि वही पजल बॉक्स है। जब उसने आयशे से बॉक्स मंगवाया था तो उसकी शक्ल ये ना थी और उसका कोड आयशे पे सेट था। चूँकि वो अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहज्जी पे बनाया गया था, इससे आयशे के नाम के हिज्जे अंग्रेज़ी के हिसाब से थे, वरना मर्द में उसका नाम आयशे गुल लिखा जाता था। उसमें अंग्रेज़ी हुर्फ़ एस के नीचे नन्ही सी लकीर होती थी। तुर्क अगर आम एस लिखते तो उसे सीन की आवाज़ से पढ़ते, लेकिन अगर एस के तले लकीर होती तो उसे शीन की तरह पढ़ा जाता। बाद में जिहान ने उसको खोल लेने के बाद उसका कोड टॉक्सिम सेट कर दिया था। वहीं स्टडी में खड़े खड़े उसने कोड को ऊपर नीचे किया। टॉक्सिम पे बॉक्स खुल गया। अंदर उसके लॉकर की स्लिप, चाबी और कागज़ वैसे ही पड़े थे। उसने फिर से बॉक्स बंद किया, स्लाइड्स आगे पीछे की और वहीं खड़े खड़े सोचना चाहा किस लापरवाही की वो अपनी बीवी को क्या सजा दे। हद हो गई। जो चीज़ उससे बहुत एहतियात से उस तक पहुंचाई थी उसको यूं इधर भूल कर चली गई थी। गुस्सा उसे आया मगर वो दबा गया। अब वो क्या करे? ये बॉक्स यहीं पड़े रहने दे, मगर ऐसी सूरत में मुलाजमा या आयशे के हाथ लग सकता था और आयशे से वो वैसे ही ज़रा मुख्तात रहता था। फिर क्या करे? आयशे को बॉक्स दे दे कि उसे बाहिफाजत हया तक पहुंचा दे। जो भी था, आयशा ईमानतदार लड़की थी, अमानत खोल कर नहीं देखेगी। मगर नहीं, हाशिम ने बॉक्स बनवाते वक्त यही कहा था कि अब्दुल रहमान को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। फिर अब्दुल रहमान, जो कि इस चीज़ में मुलव्विस ही नहीं था, वो बॉक्स वापस हया तक क्यों पहुंचाएगा? उसी कवर स्टोरी में झोल आ रहा था। कुछ देर वो वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर एकदम से उसे ख्याल आया, बाहर एक गुल, वो हर किसी से राज रख सकती थी सिवाय अपनी बहन के। वो अपना सारा खाया पिया अपनी बड़ी बहन को ज़रूर बताती थी। उससे जहन में एक लाए अमल तरतीब दिया और बॉक्स पकड़े बाहर आया। ये तो हया का है, उसके ससुराल पे बहारी ने हैरत से बॉक्स को देखते हुए बताया। वो यही भूल गई, कल उसका कज़न आया तो उसे जल्दी में जाना पड़ा। तुम्हें पता है उसका कज़न बहुत हैंडसम है, उससे बड़े इश्तियाक से बताया। बहारी ने हया के कज़न को कहाँ देखा था, उससे अचंभा हुआ, मगर जानबूझकर उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए उससे बहारे से सवालात पूछने शुरू किए। बॉक्स किससे हया को दिया, किससे बनाया वगैरह। वो जानना चाहता था ये क्या पकड़ा जा सकता था या नहीं, मगर लगता था हया को सिर्फ बॉक्स खोलने में दिलचस्पी थी, उससे भेजने वाले की ज़्यादा तहकीक नहीं की थी। उससे बहारे से कह दिया कि वो बॉक्स अब उसके पास रहेगा और वो जानता था बहारे बहुत देर तक ये राज नहीं रख सकेगी। वो आयशे को ज़रूर बताएगी। आने कहती थी ये दोनों आने कुल की बेटियां हैं, उनकी माँ ने उनको कुछ खिलाया नहीं जब तक कि उस पे अल्लाह का नाम ना पढ़ लिया हो, इसलिए ये कभी खयानत नहीं कर सकती हैं, ना किसी को धोखा दे सकती हैं। बहारे को लाख अपनी बहन के दर्द से चिढ़ हो, वो आखिर में थी आयशे की बहन। वो हया की अमानत, मेहमान की अमानत उस तक ज़रूर पहुंचाएगी। साथ में ये भी बताएगी कि अब्दुल रहमान उस बॉक्स को उससे दूर करना चाहता था। शायद यही सुनकर हया अगली दफ़ा इसको कहीं रख कर भूलेगी नहीं। जब वो वापस पलटा तो उसको मालूम था बहारे उसके पीछे दबे कदमों ज़रूर आएगी। उसको मेज़ तले तराजू की चाबी के सुराख और दीवारों के पीछे से बातें सुनने का बहुत शौक था, इसलिए जब वो अपने कमरे में गया तो उसने दरवाज़ा ज़रा सा खुला रहने दिया और बहारे के सामने अलमारी लॉक करके चाबी दराज में डाल दी। अब वो पहली फुर्सत में जाकर अपनी बहन को ये बात बताएगी और आयशा फ़ौरन से पेशतर हया को उसका बॉक्स वापस पहुंचा देगी और कम अज़ कम इससे वो इतना तो जान लेगा कि बहारे कुल राज रख सकती है या नहीं, अपनी बहन से तो शायद बिल्कुल भी नहीं। उसी रात अपने कमरे में उसने वो वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें वो सब कुछ कह दिया जो वो कहना चाहता था। अगर कुछ नहीं बताया तो अब्बा के हाथों मारे जाने वाले जासूस का किस्सा कि वो अब्बा का राज था और फरिया की जासूसी का किस्सा कि वो फरिया का राज था और अपने सर दर्द का किस्सा कि वो उसका अपना राज था और राज निभाने उसे बहुत अच्छे से आते थे।